तो रिफंड का प्रोसीजर एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, वापस से लिख के रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। बाकी लोग जो लोग नहीं आए थे लास्ट लेक्चर देख के आ गया, लास्ट लेक्चर्स जितना तक हुआ था लास्ट टाइम तब तक सब देख ले। वेरी गुड। और आपका क्या हाल है? रिफंड। अभी सुनो प्रोसीजर एक बार। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर रिफंड। एप्लीकेशन कितने टाइम में करना है बोला है? 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट। याद आ रहा है? 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट हर एक केस में अलग अलग होता है, ठीक है। सर्विस के एक्सपोर्ट वाले केस में इनवॉइस और कंसिडरेशन विच एवर इज लेटर। समझ में आ रहा है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए अगर सी से गया है तो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर का डेट, ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में 3B फाइल करने का ड्यू डेट, डीम्ड एक्सपोर्ट में डेट ऑफ फाइलिंग 3B, ठीक है। मतलब ये बेसिकली रिलेवेंट डेट्स है, यहाँ से लेकर के 2 साल में आपको अप्लाई करना, ठीक है। अभी आपका एप्लीकेशन ऑब्वियसली RFD 01 में होना चाहिए एंड उसके साथ साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन से थे बोलो? एक बेसिक तुम लोगों को बताया था, GSTR 2A 2B, मतलब अभी तो 2B पोर्टल के हिसाब से निकाला हुआ 2B, ठीक है। फिर जो भी परचेस का इन्वॉइस है आपका, वो आपके पास फाइल होना चाहिए, पोर्टल पे अपलोड करने का ज़रूरत नहीं, ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 5 करके रहता है। तो स्टेटमेंट 3 इज एप्लीकेबल फॉर एक्सपोर्ट, स्टेटमेंट 5 इज़ फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट, ओके। तो ये वाला चीज़ मतलब अपलोड करना पड़ेगा आप लोग को। उसके साथ डिक्लेरेशंस होंगे कि आपके गुड्स पे आप लोगों ने ड्रॉबैक क्लेम नहीं किया है, ठीक है। आपके गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है, तो ऐसा सब एक डिक्लेरेशन आप लोग को साइन करके देना पड़ेगा, ठीक है। एंड मैनेजमेंट का एक कवरिंग लेटर कि हम लोग कौन से पीरियड का रिफंड क्लेम कर रहे हैं, कितना अमाउंट का रिफंड क्लेम कर रहे हैं, हमको क्यों रिफंड मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, समझा? अभी अगर आपका एप्लीकेशन में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट है, सब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, तो फिर आप लोग को क्या मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, ठीक है। आप लोग को क्या मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये नहीं कि रिफंड सैंक्शन होगा ही, एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट सही है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट कितने टाइम में मिलता है अपने को, विदिन 15 डेज, विदिन 15 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन से 15 दिन के अंदर अंदर मिलेगा। एंड अगर कोई एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है, समझो आपने ये 2B अटैच नहीं किया, तो आप लोग क्या मिलेगा, डेफिशिएंसी मेमो, ठीक है। वो भी 15 दिन में मिल जाएगा। तो डेफिशिएंसी मेमो मिलेगा या तो एक्नॉलेजमेंट, दोनों साथ में नहीं मिलेगा। अगर डेफिशिएंसी मेमो मिला है, ओके, उसको हटाना है अपने को, मतलब उसको क्योर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, न्यू एप्लीकेशन, फ्रेश एप्लीकेशन वापस से करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2B अभी अटैच कर दिया हो गया काम खत्म, नहीं, आपको पूरा एप्लीकेशन दोबारा से करना पड़ेगा। आया समझ में? मान के चलो कि एक्नॉलेज हो चुका है। अगर आपका केस 0 रेटेड सप्लाईज वाला है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स वाला है, तो आप लोग को यहां पर प्रोविजनल रिफंड भी मिल सकता है, 90% प्रोविजनल रिफंड मिल सकता है, ठीक है। प्रोविजनल रिफंड मतलब अगर आपने समझो 1 लाख के लिए अप्लाई किया है, तो आपको अभी 90% पहले दे देंगे एज अ प्रोविजनल रिफंड। प्रोविजनल मतलब बिना चेक किए, बिना चेक किए आपको 90% मिल जाएगा, ठीक है। एंड चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल हो तो आपको ऊपर का 10% मिल, समझा। एंड अगर आप एलिजिबल ही 70% के लिए थे लेकिन डिपार्टमेंट ने 90% दे दिया, तो यहां पर 20% डिपार्टमेंट आपसे वापस लेगा जो उसने एक्स्ट्रा दिया। क्लियर है? तो ये कौन से केस में मिलता है, 0 रेटेड सप्लाई के केस में 90% प्रोविजनल रिफंड दिया जाता है। क्लियर है? ठीक है। अभी अज्यूम करो कि प्रोविजनल रिफंड आपको नहीं मिला, ठीक है, ध्यान दो, प्रोविजनल रिफंड आपको नहीं मिला। अभी आगे क्या प्रोसेस होगा एक्नॉलेज होने के बाद, आगे का प्रोसेस बोलो। एक्नॉलेजमेंट हो गया है, अभी वो चेक तो करेगा ना सच में एलिजिबल हो कि नहीं। या तो आपने मोटर व्हीकल का रिफंड मांगा है, कैपिटल गुड्स का रिफंड मांगा है,
तो चेकिंग होगा ना प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्रूटिनी होगा आपके रिफंड का, चेकिंग होगा, स्क्रूटिनी और चेकिंग ऑफ रिफंड क्लेम। ठीक है, रिफंड क्लेम्स वो क्या होगा, प्रॉपरली चेक होगा। अगर आपने 1 लाख का रिफंड के लिए अप्लाई किया है लेकिन उसमें से 20,000 का आईटीसी इन एलिजिबल था जो कि आपने रिफंड क्लेम किया, जैसे मोटर व्हीकल का आईटीसी आपने क्लेम किया, तो यहाँ पर 20,000 उसको रिजेक्ट करना है। लेकिन क्या डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकता है? नहीं। क्या करेगा, पहले शो कॉज नोटिस देगा। समझ में आ रहा है क्या? डायरेक्टली रिजेक्शन नहीं होता जीएसटी में, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। ठीक है, तो ये 20,000 का जो आईटीसी है, रिफंड जो आपने लिया है, इसको रिजेक्ट करने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, शो कॉज नोटिस दिया, उसका रिप्लाई आप लोग करेंगे विद इन 15 डेज, रिप्लाई विद इन नेक्स्ट 15 डेज। समझ में आ रहा है क्या? देखो, फॉर्म नंबर अभी नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्म नंबर एक साथ लिखेंगे। ठीक है, शो कॉज नोटिस आया, उसका रिप्लाई किया, समझ में। अभी रिप्लाई करने के बाद अगर उसको लगता है कि आपका रिप्लाई सही है तो वो पूरा रिफंड दे देगा। तो रिफंड देने के लिए सैंक्शन ऑर्डर और रिफंड ऑर्डर बनाना पड़ेगा। तो रिफंड ऑर्डर बनाएगा, रिफंड ऑर्डर, और इसको सैंक्शन ऑर्डर भी कह सकते। ठीक है, पूरे 1 लाख का, पूरे 1 लाख का। या तो फिर वो क्या करेगा, अगर रिप्लाई उसको सही नहीं लगा तो 20,000 को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, एंड जो 80,000 का क्लेम था उसको एक्सेप्ट करेगा। ये दोनों ही चीज़ें वो रिफंड ऑर्डर में लिखेगा। ठीक है, रिफंड ऑर्डर में लिखेगा, अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन यू आर एलिजिबल फॉर 80,000 रिफंड, 20,000 वुड बी रिजेक्टेड। समझ में? ये भी रिफंड ऑर्डर में ही आया, ये भी रिफंड ऑर्डर में। समझ में आ रहा है? अभी जो रिजेक्ट हुआ है उसके लिए आप अपील कर सकते हो, अगर आपको सही में लगता है कि मिलना चाहिए था। ठीक है, उसने बोला मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन उसने ये देखा ही नहीं कि गुड्स का मोटर व्हीकल है, तो आप लोग को मिलना चाहिए, तो आप क्या करोगे, अपील फाइल करोगे। समझ में आया? तो अभी इस रिफंड ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, अपील फाइलिंग भी कर सकते हैं। अपील फाइलिंग इज पॉसिबल। समझ में आ रहा है? ओके। अभी रिफंड ऑर्डर बनाया, मतलब 1 लाख रुपया गवर्नमेंट ने हमको देना चाहिए, मतलब इधर 1 लाख है, इधर 80,000। अभी पैसा देने के लिए पेमेंट ऑर्डर बनेगा। क्या बनेगा? पेमेंट ऑर्डर। पेमेंट ऑर्डर मतलब इतना इतना रुपया देना है, एक्चुअल जितना रुपया देना है। ये 1 लाख क्या है, इतना आपका बनता है, इतना हम इस रिफंड क्लेम से हम आपको दे सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम कितना देंगे, हो सकता है कि सेम ही दे दें, लेकिन अगर आपका पिछला ड्यूज बाकी है कुछ, अगर आप पहले गवर्नमेंट को देना मतलब बाकी था आपका, जैसे ऑफिसर ने डिमांड निकाला था पिछली बार, जो पे करना रह गया, आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। ओके, समझो कि 5,000 का आउटस्टैंडिंग डिमांड दिखा रहा है, तो अभी पेमेंट ऑर्डर कितने का बनेगा, 95,000 का। आ रहा है समझ में? रिफंड ऑर्डर 1 लाख का बनाया, लेकिन पेमेंट ऑर्डर कितने का बनेगा, 95। क्यों 95? समझ में? क्योंकि पहले का ड्यूज आपका बाकी था, तो उसको सेट ऑफ करने के बाद जितना नेट बचता है उतना हम लोग पे करेंगे। समझ में पेमेंट ऑर्डर का मतलब? ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा था विथहेल्ड। ठीक है, विथहेल्डिंग ऑफ रिफंड। एक फॉर्म रहता है RFD 07। ओके, उसके पार्ट ए में ऑफिसर अपने रिफंड को विथहेल्ड कर सकता है। विथहेल्ड कर सकता है। विथहेल्ड कब करेगा, सुनो, जब भी उसको लगता है कि सेम केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, हाई कोर्ट में वो लोग लड़ रहे हैं, असिस्टेंट डिपार्टमेंट दोनों लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में कि ये रिफंड मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो वो लोग दोनों कन्फ्यूजन में। ठीक है, हाई कोर्ट विल डिसाइड। तो जब तक सिमिलर केस का हाई कोर्ट से डिसीजन आना पेंडिंग है, तब तक के लिए मैं आपको रिफंड कैसे दे दूं? फिर वापस से डिपार्टमेंट को अपील करना पड़ेगा ना, तो वो प्रोसेस डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो रिफंड अभी आपको नहीं देगा, वो विथहेल्ड करेगा। वो क्या बोलेगा, एक बार हाई कोर्ट का केस आ जाने दो, हाई कोर्ट क्या बोलता है एक बार देख लेते।
अगर हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है कि हाँ रिफंड दे दो, तो फिर हम भी आपको विथहेल्ड जो किया था उसको रिलीज कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा, जो विथहेल्ड किया रहेगा रिफंड वो किस में कर सकते हैं, RFD 07 पार्ट ए। उसके बाद उसको रिलीज करेंगे पार्ट बी में। ठीक है, रिलीज कब करेंगे, जब भी हायर अथॉरिटीज ऑर्डर इशू करेंगे तभी हम लोग रिलीज करेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ तक अपन ने देखा हुआ था। अभी फॉर्म नंबर देख लेते हैं। एप्लीकेशन किस में करेंगे, एप्लीकेशन RFD 01 में करेंगे। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट 02, डेफिशिएंसी मेमो 03, प्रोविजनल रिफंड 04। समझ में आ रहा है क्या? अभी ध्यान से सुनना, सैंक्शन ऑर्डर और रिफंड ऑर्डर 06। ओके, लेकिन इसके पहले स्क्रूटिनी होगा ना, पहले चेकिंग वगैरह करेगा, तो हम लोग को शोकॉज नोटिस देगा वो। तो पहले शोकॉज नोटिस, उसके बाद अपना रिप्लाई, उसके बाद सैंक्शन ऑर्डर, उसके बाद पेमेंट ऑर्डर। समझा सीक्वेंस, समझा एक्चुअल सीक्वेंस ये है। एंड बीच में कहीं तो रिफंड को विथ हेल्प कर सकता है, तो वो अलग से ही है, इसके बीच में डालने का जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, एप्लीकेशन, एक्नॉलेजमेंट, डेफिशिएंसी मेमो, प्रोविजनल रिफंड। ओके, फिर शो कॉज नोटिस, आपका रिप्लाई, सैंक्शन ऑर्डर एंड पेमेंट ऑर्डर। क्लियर? समझा सबको? अगर आप लोग को 60 डेज के अंदर अंदर रिफंड नहीं मिला तो आप लोग को विथ इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम 61st डे टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है ना, हायर अथॉरिटी का ऑर्डर होगा एंड फिर भी आपने 60 दिन में नहीं दिया तो 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये प्रोसेस हमने देखा था, ये रिवाइज करवाया, वहाँ लिख के। अभी 2 सर्कुलर बाकी है, वो एक बार देख लेंगे। नहीं नहीं मिला, नहीं उस हाँ उसके 60 डेज में। Yes. हाँ समझा नहीं, उस पर इंटरेस्ट नहीं। हाँ आपको खाली वापस देना है, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर। वो टाइम लिमिट अपना ऑर्डर में स्पेसिफाई करेंगे। हाँ अभी ये प्रोसीजर एक बार अपन ना इधर पूरा पढ़ लेते हैं वापस से, कुछ छोटा मोटा पॉइंट रहेगा वो भी यहाँ पर कवर अप हो जाएगा। जो हो गया वो डिस्कस नहीं करेंगे वापस। ठीक है, स्टेप 1, एप्लीकेशन फॉर रिफंड। द एप्लीकेंट हैज टू अप्लाई फॉर रिफंड विद इन 2 years फ्रॉम 11 डेट। ये अपना हो चुका था डिस्कशन। ओके, उसके बाद द रिफंड शैल बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए। द एप्लीकेशन वंस सबमिटेड कैन बी विड्रॉन बाय एप्लीकेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन बी विड्रॉन बाय एप्लीकेंट, मतलब हम लोग रिफंड के लिए अप्लाई करने के बाद उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं कि हमको नहीं चाहिए। देखो क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपोर्ट किया था, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड के लिए क्लेम किया, लेकिन आप लोग को एक ऑर्डर आ गया। ठीक है, आप लोग को एक ऑर्डर आ गया डोमेस्टिक सेल्स का,
तो यहाँ पर वो आईटीसी यूज़ हो जाएगा ना, तो हम रिफंड क्यों मांगे? तो रिफंड आपने अप्लाई किया तो विड्रॉ कर लो। या तो फिर अगर खुद को रियलाइज़ हो गया कि कुछ डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो सामने वाला डेफिशिएंसी मेमो दे उसके पहले ही आप लोग विड्रॉ कर लो। तो विड्रॉ करने का कुछ टाइम पीरियड है। द एप्लीकेशन वन सबमिटेड कैन बी विड्रॉन बाय एप्लीकेंट एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ प्रोविजनल रिफंड। ठीक है, बिफोर इशुएंस ऑफ प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर इन RFD 04 और फाइनल सैंक्शन ऑर्डर इन RFD 06 और पेमेंट ऑर्डर इन RFD 05 और विथहेल्ड ऑर्डर। मतलब इन सभी के पहले कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इन सभी के पहले विड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है? प्रोविजनल के पहले, या तो फिर सैंक्शन ऑर्डर, या फिर पेमेंट ऑर्डर के पहले, या फिर विथहेल्ड के पहले। On withdrawal of application, the amount debited from electronic credit ledger shall be recredited to electronic credit ledger। अभी इसका मीनिंग सुनो। अभी आपके आईटीसी में बैलेंस था, आईटीसी लेजर में बैलेंस था फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस। ये कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? बोलो, डेबिट और क्रेडिट? मैंने सिखाया था किसके पॉइंट ऑफ व्यू बोलना, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। आ रहा पॉइंट समझ में? ये क्रेडिट बैलेंस है। बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता तो अच्छी बात है ना। वैसे आईटीसी में क्रेडिट बैलेंस तो आपके लिए अच्छी बात है, गवर्नमेंट के लिए बुरी बात है, क्योंकि उनका लायबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट है ना। क्लियर है? अभी अगर आप लोग को ये 2 लाख का रिफंड चाहिए तो ऑब्वियसली जब आपके बैंक में पैसा आएगा तो ये 2 लाख का बैलेंस भी तो कम हो जाएगा। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? एक बार वापस से देखो, 2 लाख का बैलेंस है आपके बैंक में। एग्जांपल, आपको कैश चाहिए आपको, तो बैंक से विड्रॉ करोगे, तो बैंक से विड्रॉ करोगे तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, हाथ में कैश बढ़ जाएगा। बस सेम ये चीज़ है। आईटीसी का बैलेंस कम हो जाएगा, ओके, एंड हाथ में कैश आ जाएगा आपके, लेकिन आईटीसी का बैलेंस तो कम हो गया ना। तो भी आईटीसी का बैलेंस अगर आपका कम हो गया है तो यहाँ पर ये कौन सी एंट्री मारी होगी, क्रेडिट और डेबिट? डेबिट। मतलब रिफंड अप्लाई जब भी आप करते हो तभी आप लोग के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट एंट्री पास होता है ऑटोमेटिक, क्योंकि बैलेंस को कम भी तो करना है। अगर 2 लाख का 2 लाख ही रखा और आपको रिफंड भी दे दिया तो गवर्नमेंट का लॉस है। आप इस 2 लाख को यूज़ भी कर रहे हो एंड पैसा भी मिल गया, ऐसा नहीं होगा। तो आपको एक इफेक्ट तो देना पड़ेगा ना यहाँ पर, कि आपका आईटीसी का बैलेंस कम हो जाएगा। क्लियर है? अभी आपने रिफंड जब अप्लाई किया तब बैलेंस कम होता है। आपने रिफंड जब अप्लाई किया तब बैलेंस कम होगा, लेकिन आपने रिफंड अप्लाई करने के बाद विड्रॉ कर दिया, अभी ये बैलेंस बढ़ना भी चाहिए ना। समझ में आया क्या पॉइंट? नहीं समझा? देखो, आपने अप्लाई किया तब ये बैलेंस कम हो गया। एप्लीकेशन के टाइम पर डेबिट एंट्री होती है। आपने अप्लाई कर दिया, माइनस हो गया, अभी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 0 दिख रहा है, 0। अब आप बोलते हैं मेरे को रिफंड नहीं चाहिए, विड्रॉ करना है, वापस से लेना है आपको रिफंड एप्लीकेशन। तो विड्रॉ करोगे तो भी अगर 0 दिखाया तो क्या मतलब है, तो मिस्टेक हो गया ना। तो यहाँ पर विड्रॉ किया तो फिर ये बैलेंस वापस से रिस्टोर हो जाएगा, तो 2 लाख हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर वही लिखा, एट द टाइम ऑफ, मैं किधर गया, ऑन विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन द अमाउंट डेबिटेड, जो 2 लाख डेबिट हुआ था, शैल बी रिक्रेडिटेड। 2 लाख वापस से रिक्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? हाँ, नहीं, रिफंड एप्लीकेशन किया ना आपने, तो रिफंड इन प्रोसेस है, किधर भी दिखेगा नहीं, यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्योंकि रिफंड एप्लीकेशन पेंडिंग है। ओके, समझ लो। एंड अगर आपको डेफिशिएंसी मेमो आया तो भी आपको वापस से आ जाएगा पैसा, वो भी आगे लिखा है। ठीक है? हाँ, पॉइंट समझ में आया सबको? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी डेबिटेड। ऑटोमेटिकली होता है। जैसे ही आप रिफंड के लिए अप्लाई करोगे
ऑटोमेटिकली क्रेडिट लेजर का बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि आप उसी का तो रिफंड ले रहे हो, क्रेडिट लेजर का ही रिफंड ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वो बैलेंस तो कम होगा ना। वंस एप्लीकेशन इज मेड द सिस्टम जनरेट्स ARN, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन फॉर रिफंड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें लिखो, तुम लोग के बुक में प्रॉपर रहेगा, जान लो, मतलब तुम लोग के बुक में प्रॉपर रहेगा। यहाँ पर विथ पेमेंट ऑफ टैक्स जब भी होता है, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, ओके, उसमें रिफंड के लिए अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ता। मैंने बताया था तुम लोग को शायद से, देखो, अगर आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया है विदाउट पेमेंट मतलब कि LUT के अंडर, तो आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन करना पड़ेगा, समझा। अगर आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है विदाउट पेमेंट, तो भी आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया हुआ है विथ पेमेंट मतलब आपने IGST भर के रिफंड लिया है, याद है मैंने एग्जांपल के साथ बताया था कौन सा बेनिफिशियल है, दोनों सेम ही है, ठीक है। इसमें नो एप्लीकेशन, इसमें एप्लीकेशन का कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो विथ पेमेंट, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उसमें प्रॉपर रहेगा, उसमें मत देखो। क्लियर है क्या पॉइंट्स, समझ में, लिखने का जरूरत नहीं, ठीक। Refund will not be granted if refund claim is less than ₹1,000 each tax head, ठीक है, सेपरेटली नॉट टू बी सीन क्यूमुलेटिवली, मतलब कि आप लोग को अलग अलग से देखना है, समझ में आ रहा है, आप लोग को अलग अलग से देखना है उसको। 1,000 पर टैक्स हेड, अगर आप लोग 1,000 रुपये से कम का रिफंड क्लेम कर रहे हो तो आपको रिफंड ही नहीं मिलेगा, ठीक है। वो रिफंड लेता ही नहीं है, आपको क्लेम करने मिलेगा ही नहीं, सीधा उधर एरर पॉपअप करेगा कि योर अमाउंट इज लेस देन 1,000। कभी कभी कैसा होता है कि CGST का रिफंड 800 रुपये आ रहा है एंड IGST SGST का 50,000 आ रहा है, तो यहाँ पर आपको एक टैक्स हेड छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, एक टैक्स हेड छोड़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है पॉइंट। 1,000 रुपये से कम का रिफंड नहीं होना चाहिए, ईच टैक्स हेड सेपरेटली, नॉट टू बी सीन क्यूमुलेटिवली, मतलब कि CGST 200, 300 एंड 500 ऐसा करके 1,000 नहीं, एक एक टैक्स हेड का 1,000 देखना है, समझो। बोलो इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? ये इन डिटेल प्रोसेस किया अपन ने, पहले बेसिक प्रोसेस सीखा, अभी एकदम डिटेल प्रोसेस, समझ में आया पॉइंट। अभी एक्नॉलेजमेंट और डेफिशिएंसी मेमो, इसके ऊपर थोड़े पॉइंट्स पढ़ेंगे, 50% पढ़ा हुआ है अपना, ओके। वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन अटैच्ड, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने पूरा अटैच किया हुआ है तो फिर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा इन फॉर्म RFD 02। कितने टाइम में मिलेगा? विदिन 15 डेज, ओके। रिफंड ऑर्डर शैल बी इशूड विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आपको रिफंड कितने टाइम में मिलना चाहिए? 60 दिन में, तो ये वही 60 दिन है, तो रिफंड ऑर्डर बनेगा 60 दिन के अंदर अंदर, ओके। इफ रिफंड क्लेम इज नॉट कंप्लीट, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू डेफिशिएंसी मेमो हाईलाइटिंग द डेफिशिएंसी विदिन 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन। क्या गलती किया है आपने वो आप लोग को आइडेंटिफाई करके देगा ऑफिसर। पर कभी कभार वो लोग क्या लिखते हैं, रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, बस इतना लिख के छोड़ देते हो लोग, ठीक है, वो डेफिशिएंसी मेमो में लिखते ही नहीं है कुछ भी, हम लोग ढूंढते रह जाते हैं कि क्या गलती हुआ एंड वो लिखते भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में मतलब फिर भी अपने को ढूंढना ही पड़ता है, या तो फिर ऑफिसर को जाके मिलने का, उसको पूछने का कि क्या गलती हुआ बताओ, फिर वो कुछ अमाउंट बताएगा गलती बताने का इतना। इन केस ऑफ डेफिशिएंट एक्नॉलेजमेंट, इन ऑर्डर टू क्योर द डेफिशिएंसी, फ्रेश एप्लीकेशन हैज टू बी फाइल्ड अगेन, ठीक है, ये अपन ने देखा था। उसके बाद ये वाला भी पॉइंट देखा था अपन ने लास्ट लेक्चर में, इस बार डिस्कस नहीं किया। टाइम लॉस्ट बिटवीन द एप्लीकेशन डेट टिल द डेट ऑफ
डेफिशिएंसी मेमो शैल बी एक्सक्लूडेड। याद आ रहा है क्या? डिटेल में हम लोगों ने किया था ये पॉइंट को कि जितना भी आपका टाइम लॉस्ट हुआ है फ्रॉम एप्लीकेशन टिल डेफिशिएंसी मेमो उसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। ऑन कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी रीक्रेडिटेड। समझ में आया? देखो आपने अप्लाई किया था तभी 2 लाख रुपए माइनस हुआ था, 2 लाख रुपए माइनस हुआ था। अभी वो बोलता है कि ये रिफंड सही नहीं है, तो ये 2 लाख रुपए उसको वापस देना भी पड़ेगा ना, तो इसको कहा जाता है रीक्रेडिट। क्लियर है? रीक्रेडिट होगा। रीक्रेडिट मतलब कि 2 लाख का बैलेंस बढ़ जाएगा वापस, क्योंकि कम हुआ था। ऑन कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी रीक्रेडिटेड, नो रिक्वायरमेंट ऑफ PMT03। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नो डेफिशिएंसी मेमो shall be issued again in respect of same deficiency unless the same is not rectified or other substantial deficiency is found out। मतलब कि अगर आपने 2B अटैच नहीं किया, उसने डेफिशिएंसी मेमो दिया, ठीक है, उसके बाद आपने अनेक्शर भी अटैच नहीं किया, मतलब दूसरा एक डॉक्यूमेंट है अनेक्शर भी, आपने वो अटैच नहीं किया, तो उसने वापस से डेफिशिएंसी मेमो दिया, वापस से आपने 2B अटैच नहीं किया तो वापस से डेफिशिएंसी मेमो दिया, तो एक ही चीज़ के लिए 2 बार डेफिशिएंसी मेमो इशू नहीं हो सकता, ऐसा लिखा हुआ है। पर प्रैक्टिकली जब तक आप वो गलती दोहराते रहोगे तब तक वो गलती का वो डेफिशिएंसी मेमो देता रहेगा। ठीक है, समझ में? मतलब अगर आपने पहले 2B अटैच नहीं किया था, ठीक है, आपको डेफिशिएंसी मेमो मिल गया, अगली बार आपने 2B अटैच किया फिर भी 2B का ही डेफिशिएंसी मेमो दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आ रहा है समझ में? पहले 2B अटैच किया ना, 2B अटैच नहीं किया तो डेफिशिएंसी मेमो दे दिया आपको, बाद में आपने 2B अटैच किया फिर भी 2B का ही डेफिशिएंसी मेमो दे दिया, तो नहीं चलेगा। क्लियर है? मतलब एक ही चीज़ का 2 बार डेफिशिएंसी मेमो नहीं हो सकता, ऐसा लॉ में लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो देते रहता है। बोलो सेकंड वाले स्टेप में किसी को डाउट है क्या? कुछ समझ में आया? एप्लीकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट डेफिशिएंसी। थर्ड स्टेप इज प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड, ये भी हमने कर लिया। वंस द रिफंड इज एक्नॉलेज बाय द डिपार्टमेंट दे स्टार्ट द प्रोसेसिंग एंड स्क्रूटिनाइजिंग द रिफंड क्लेम। स्क्रूटिनाइजिंग होता है, ओके। एज पर सेक्शन नंबर 54(6) रेड विथ रूल 91, इफ रिफंड इज ऑन अकाउंट ऑफ जीरो डेट सप्लाई ऑफिसर मे सैंक्शन, मे नॉट शाल। ठीक है, ऑफिसर सैंक्शन करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, उसकी मर्जी है, उसको करना है तो करे, नहीं तो ना करे। ठीक है, ऑफिसर मे सैंक्शन रिफंड ऑन द प्रोविजनल बेसिस एट द रेट ऑफ 90%। ठीक है, जितना भी रिफंड आपने क्लेम किया उसका 90% आपको प्रोविजनली दे सकता है, ओके, विद इन 7 days फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्नॉलेजमेंट से 7 दिन में, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। आपको एक्नॉलेजमेंट से 7 दिन में क्या मिलेगा? प्रोविजनल मिल सकता है, ओके। प्रोविजनल रिफंड वुड ओनली बी ग्रांटेड इफ द एप्लीकेंट इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर GST एक्ट और अंडर एन एग्जिस्टिंग लॉ वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स एविजन डज नॉट एक्सीड 2.5 CR। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसको ये MCQ में आ सकता है, आपके बुक में भी होगा। रूल नंबर 91 ओपन करो, उसमें ऑटोमेटिकली मिलेगा। रूल 91, हाँ, 772, पेज नंबर 772। हाँ 842 पे नहीं, हाँ उधर भी है एंड उधर भी 847 में भी, 772 में लिखा हुआ रहेगा राइटिंग में। ये MCQ में आ सकता है। ठीक है, MCQ में क्या आएगा कि प्रोविजनल रिफंड आपको कब नहीं मिलेगा? जब भी आपने कितने से ऊपर का टैक्स एविजन के लिए प्रोसिक्यूट हुए होंगे, 2.5 करोड़। अगर 2.5 करोड़ से ऊपर के टैक्स इविजन के लिए आपको पकड़ा हुआ है पहले कभी, तो उस केस में आपको प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। आया समझ में? पेमेंट ऑर्डर शैल बी इशूड इन RFT 05 फॉर रिफंडिंग द प्रोविजनल अमाउंट्स एंड शैल बी
इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिटेड टू एनी बैंक अकाउंट्स, ठीक है, पैसा बैंक में। अब ये डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशन है, बुक में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखो। इफ सम अमाउंट इज इनएडमिसिबल द प्रोविजनल रिफंड @ 90% में बी सैंक्शन ऑफ द बैलेंस अमाउंट। देखो, अगर आपने 1 लाख के लिए अप्लाई किया, ठीक है, आपने 1 लाख के लिए अप्लाई किया, अभी ऑफिसर ने आपका एप्लीकेशन देखा, थोड़ा सा देखा ऊपर ऊपर से, उसको लगा कि आपने 20,000 का क्लेम ज़्यादा किया, ठीक है, मोटर व्हीकल का क्लेम कर लिया, ऐसा उसको लग रहा है। तो अभी एक्चुअल कितना देना बनता है ऐसा दिख रहा है उसको दूर से, 80,000। तो 80,000 का 90% भी दे सकता हूँ, ऐसा नहीं कि 1 लाख का ही 90 देना है, भले मुझे लग रहा है कि 80 ही देना है, समझ में आ रहा है। तो अगर उसको लग रहा है कि 80 ही देना बनता है तो 80 का 90% देगा। ओके, ए प्रॉपर ऑफिसर डीम्स टू इशू फुल रिफंड इंस्टेड ऑफ प्रोविजनल ही कैन डू सो। अगर उसको लगता है कि सब कुछ सही है, प्रोविजनल करके उसके बाद पूरा स्क्रूटिनी करने का ज़रूरत नहीं है, तो प्रोविजनल के टाइम पे ही वो पूरा का पूरा रिफंड भी दे सकता है, 90% से ज़्यादा भी दे सकता है। क्लियर? फिर उधर पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ओके, फाइनल रिफंड इज लेस देन प्रोविजनली ग्रांटेड देन शो कॉज नोटिस शैल बी इशूड टू रिकवर द एक्सेस। आपका डाउट था कि अगर आप लोगों को प्रोविजनल रिफंड 90,000 का मिल गया, ठीक है, प्रोविजनल रिफंड 90,000 का मिल गया, पर बाद में एक्चुअल रिफंड बनता है 70,000 का, तो आप लोग को ज़्यादा दे दिया ना उसने, तो 20,000 तो ज़्यादा दे दिया, वो उसको रिकवर करने के लिए शो कॉज नोटिस देगा, जिसका रिप्लाई आपको करना है। समझ में? इफ रिप्लाई इज नॉट फर्निश्ड, अगर उसने रिप्लाई फर्निश नहीं किया तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, एप्लीकेंट के लायबिलिटी लेजर में वो अमाउंट को ऐड कर देगा। ठीक है, आपका 3B में आप लोग 3B पढ़ते हो तो लायबिलिटी जनरेट होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में वो अमाउंट एडेड दिखेगा कि इतना, ये भी आपका लायबिलिटी, जो आपको एक्स्ट्रा रिफंड मिला वो भी आपका लायबिलिटी है। If refund of ITC, if refund is of ITC, then it shall be recredited to electronic credit ledger in GST PMT 03 only on receipt of undertaking from the applicant that he will not file appeal against the same. Very important point. Option बहुत ही important है ये point. आपने 1 लाख के रिफंड के लिए अप्लाई किया, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 1.5 लाख का बैलेंस था, ठीक है, ये बैलेंस था, आप लोगों ने रिफंड के लिए अप्लाई किया 1 लाख रुपए का, अभी कितना बैलेंस बचेगा, 50 का बैलेंस बचेगा, बराबर। अभी जो 1 लाख का रिफंड आपने अप्लाई किया है उसमें से ऑफिसर बोलता है कि मैं सिर्फ आप लोग को 80,000 का रिफंड दूंगा, आई विल ओनली पे 80,000 का रिफंड, 20,000 का रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अभी क्या होना चाहिए 20,000 का, बोलो? क्रेडिट लेजर में वापस से जाना चाहिए, तो ऑफिसर क्या बोलता है, ये क्रेडिट लेजर में मैं वापस से डालूंगा, कब डालूंगा, जब आप एक अंडरटेकिंग लिख करके दोगे कि मैं इस 20,000 के रिजेक्शन के लिए मैं अपील फाइल नहीं करने वाला। अगर आप अपील फाइल करने वाले हो ठीक है, तो यहाँ पर रिक्रेडिट नहीं होगा, ये बैलेंस बढ़ेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर आप लोग अपील फाइल नहीं करने वाले तो यहाँ पर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऐड कर देंगे एंड आपका बैलेंस फिर 70 हो जाएगा। पर ये कब होगा, जब अपील नहीं होगा। अगर अपील फाइल करने वाले हो तो फिर यहाँ पर आप लोग को ये 20,000 का रिक्रेडिट नहीं होगा। आ रहा है समझ में? समझ आए क्या? लिख लो ये पॉइंट, आपके बुक में होगा ये वैसे भी। नहीं नहीं,
आया समझ में? उधर से चलो हो गया ये आगे। प्रोविजनल रिफंड शैल नॉट बी ग्रांटेड। ती एसी बंद करायची। प्रोविजनल रिफंड शैल नॉट बी ग्रांटेड if the amount is to be withheld under section 5410 or 5411 even after reducing the withheld amount। देखो अगर हाई कोर्ट में केस चालू है, ठीक है, तो प्रोविजनल रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा। सिंपल लॉजिक है कि अगर आपका हायर अथॉरिटी पर, आपका नहीं दूसरे किसी का भी सिमिलर केस चालू है, ठीक है, तो वो केस जब तक सॉल्व नहीं हो तब तक रिफंड नहीं देने की बात चालू है, और उसमें आपको प्रोविजनल चाहिए तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर केसेस ऊपर चालू है तो प्रोविजनल रिफंड भी आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अमाउंट कैन बी विथहेल्ड बाय डिपार्टमेंट व्हेन एप्लीकेंट वाज लायबल टू पे विच कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिफंड पेएबल और ऑर्डर गिविंग राइज टू रिफंड इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील। ठीक है, मतलब ऊपर अपील चालू है हाई कोर्ट वगैरह में। RFD 08 शो कॉज नोटिस, ठीक है, शो कॉज नोटिस होगा, एंड RFD 06 ये ऑर्डर शैल बी ट्रीटेड एज इशूड अंडर सेक्शन 73 और 74 ओनली। तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये डिमांड रिकवरी के बाद समझे। ठीक है, देखो एक स्टेज रहता है, पहले शो कॉज नोटिस आता है, कभी भी कोई भी लिटिगेशन में DT हो चाहे IDT हो, पहले शो कॉज नोटिस आता है। ठीक है, इंटीमेशन, इसके पहले भी इंटीमेशन आता है, इंटीमेशन के बाद शो कॉज नोटिस, उसके बाद आप क्या करते हो, रिप्लाई करते हो, एंड उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर पास होता है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या होता है, अपील होता है। ठीक है, ये बेसिक हायरार्की रहता है, प्रोसेस है। तो शो कॉज नोटिस का जो मतलब होता है वो अपना RFD 08 है। रिफंड के केसेस में RFD 08, आपने रिप्लाई किया RFD 09। ठीक है, ऑर्डर इशू होगा RFD 06 में। ठीक है, एंड फिर अपील आप लोग को फाइल करना, ये APL 01, ये अपील में सीखेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर क्या कहा गया, शो कॉज नोटिस RFD 08 को बोलेंगे एंड ऑर्डर RFD 06 को बोलेंगे। ठीक है, तो वही लिखा है RFD 08 RFD 06। बोलो थर्ड वाले पार्ट में किसको डाउट है? सबको समझ रहा है? नेक्स्ट स्टेप इज सैंक्शन। After scrutiny of refund application, if the officer deems fit that refund is eligible, then he shall issue a refund order in form RFD 06। उसको अगर लगता है कि रिफंड देना चाहिए तो RFD 06 में रिफंड ऑर्डर इशू करेगा, एंड पेमेंट ऑर्डर इन RFD 05। Refund order is the amount payable to applicant in respect of refund claim. However, payment order is what actually payable to applicant। ठीक है, मतलब एक्चुअली जितना देना चाहिए वो। इफ ऑफिसर फील्स दैट सम पोर्शन ऑफ रिफंड इज टू बी रिजेक्टेड, ठीक है, वो क्या करेगा, शो कॉज नोटिस देगा, जिसका रिप्लाई हम लोग 15 दिन में करेंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, अगर रिप्लाई उसको सही नहीं लगता तो रिजेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? ठीक, अभी ये वाला जो पॉइंट है 92(1) है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनेट रिफंड क्लेम in cases other than zero rate supplies on payment of tax or deemed export, the refund shall be granted to the applicant in proportion in which it has been paid through electronic cash ledger. If it was paid through ITC,
इट विल बी रीक्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सुनो, मिलेगा बाद में बुक में, सुन लो अभी. अभी लोग क्या करते थे मैं बता रहा हूँ पहले. ये लोग ना थोड़ा सा चीटिंग करके गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम कर लेते थे. एक एग्जांपल देता हूँ. आपके पास क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है, क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है 1,00,000 रुपए का. ठीक है. अभी आपने किसी से एडवांस लिया जिसके ऊपर जीएसटी भरना आ रहा है 1,00,000 रुपए. ठीक है. तो यहां पर आपने उस पर्सन को क्या इश्यू किया रहेगा? डॉक्यूमेंट. कमा डॉक्यूमेंट क्या इश्यू किया रहेगा? रिफंड. अब सॉरी, आप लोग को पैसा एडवांस मिला, क्या डॉक्यूमेंट होगा? हाँ. कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? रिसीव वाउचर. ठीक है. तो रिसीव वाउचर देना है. तो रिसीव वाउचर आपने उसको दिया, 1,00,000 का जीएसटी भरने को आ रहा है. अभी आप लोग जीएसटी जेब से कितना भरोगे? जेब से जीरो भरेंगे. जीरो. समझ में आया पॉइंट? कैश में कुछ पे नहीं किया, क्रेडिट लेजर से पेमेंट हो गया. अभी आपने रिसिपेंट को बोला कि भाई मैं सर्विस नहीं दे पाऊंगा. ठीक है, ये ले तेरा पैसा वापस. पैसा वापस दे दिया उसको. अभी हम लोग रिफंड क्लेम करेंगे. देखो, एडवांस पे जीएसटी भरा था, एडवांस पे जीएसटी भरा था हम लोगों ने. एडवांस पे जीएसटी भरा था 1,00,000 रुपया. अभी उस पर्सन को हम पैसा वापस दे रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट से रिफंड मांगेंगे. तो लोग यहाँ पर 1,00,000 का रिफंड मांगते थे एंड गवर्नमेंट ये पैसा बैंक में भेजती हुई थी. अभी इसमें हुआ क्या? आपने पे करने के टाइम पर क्रेडिट लेजर यूज किया एंड जब पैसा आपको आया तब बैंक में आया. समझ में आया पॉइंट? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट निकाला, बोला कि जिस मोड से आप पे करोगे उसी मोड में वापस जाएगा. समझा पॉइंट? मतलब अभी इस केस में आपने क्रेडिट लेजर से 1,00,000 पे किया, तो अभी 1,00,000 रुपये आपको बैंक में नहीं आएगा. अगर आप रिफंड क्लेम करोगे तो 1,00,000 रुपया आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट किया जाएगा. समझा? नहीं तो एक्सपोर्ट और इस केस में क्या फर्क हो गया? एक्सपोर्ट में आईटीसी का रिफंड मिलता है, इधर भी घुमा के आपने आईटीसी का ही रिफंड लिया. ठीक है. इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन निकाला कि जिस भी मोड से पे होगा उसी प्रोपोर्शन में वो वापस जाएगा. ओके. अगर अज्यूम करो कि आपके पास क्रेडिट लेजर का बैलेंस 80,000 होता, ओके, एंड आप लोग रिसीव वाउचर 1,00,000 का इशू करते, तो आप लोगों ने कितना पे किया होता है? यहाँ पर 20,000 पे किया होता जेब से. ठीक है. अभी जब आप रिफंड लोगे तो अभी 80,000 रुपया आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऐड होगा एंड 20,000 रुपया आपको बैंक में पैसा आएगा. कैश लेजर में नहीं, अभी बैंक में पैसा आएगा. आया समझ में? लेकिन डीम्ड एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं होगा. डीम्ड एक्सपोर्ट एंड जीरो रेट सप्लाईज ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसी के लिए तो ये रूल बनाया ना. देखो, अभी अज्यूम करो 1,00,000 रुपए का आपके पास क्रेडिट लेजर में बैलेंस था. ठीक है. क्रेडिट लेजर में 1,00,000 का बैलेंस था. आपने एक्सपोर्ट किया ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स. आपने एक्सपोर्ट किया ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स. तो यहां पर आप लोग ने फॉर एग्जांपल 1,50,000 का आपने यहाँ पर जीएसटी भराया. ओके. यहाँ पर आपने 1,50,000 का जीएसटी भराया. जेब से कितना भरा होगा? बोलो. जेब से कितना पे किया? 50,000 पे किया. अभी आपको रिफंड कितना मिलेगा? रिफंड बोलो कितना मिलेगा? 1,50,000 का रिफंड मिलेगा. समझ में आया क्या पॉइंट? मतलब ये जो विथ पेमेंट ऑफ टैक्स है,
ठीक है, उसमें ये रूल का लगाने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये रूल है ही उसके लिए जो अदर देन विथ पेमेंट है। ठीक है, जेन्युइन केसेस को हटा दिया। जेन्युइन केसेस कौन से होंगे? जीरो डेट सप्लाईज ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, ये जेन्युइन केस है। ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, ये भी जेन्युइन केस है। इन दोनों को अगर छोड़ दिया आपने, ओके, तो बाकी लोग जो होंगे, जैसे एडवांस पे किया, ओके, फिर रिफंड लिया, या फिर रॉन्ग टैक्स पे किया फिर रिफंड लिया, तो इन सभी लोगों के लिए ये रूल अप्लाई होगा। समझा? बैंक में आएगा, बैंक में आएगा। भले आपने आईटीसी से पे किया है, पर फिर भी पैसा बैंक में आएगा। ठीक है, हाँ, यस, प्रूव करना पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं, अगर ओवरऑल प्रोपोर्शन देखेंगे, ऐसा एक एक का नहीं देखेंगे, ओवरऑल प्रोपोर्शन देखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बच गया है, ठीक है, एडवांस का पेमेंट करने के बाद भी, ठीक है, एडवांस का पेमेंट करने के बाद भी अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस बच गया है, तो उस केस में आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ही रिक्रिएट होगा, क्योंकि आपने फिर क्रेडिट लेजर से ही पे किया, क्योंकि क्रेडिट लेजर वॉज एक्सेस। लेकिन अगर आपने बैंक से पे किया, ओके, तो फिर हम लोग देखेंगे कि एडवांस का कितना पे किया होगा एंड नॉर्मल का कितना पे किया होगा। समझा? उस प्रपोर्शन में फिर आपको बैंक में मिलेगा, बाकी का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में रिक्रेडिट होगा। हाँ, आ रहा है समझ में ये पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया? मतलब जो लोग इस तरीके से चोरी करते थे कि वो लोग रिफंड का एडवांस, मतलब एडवांस के ऊपर जीएसटी भरेंगे क्रेडिट लेजर से एंड बाद में रिफंड लेंगे बैंक अकाउंट में, ओके, इस तरीके से। तो गवर्नमेंट ने इसको रोक लगाने के लिए ये रूल बनाया। ये वाला अपन ने देख लिया हुआ है, ओके। हाँ, इफ एरोनस रिफंड हैज बीन ग्रांटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, he shall deposit the amount of erroneous refund along with applicable interest and penalty। दादा यही पूछा ना? ठीक है, अगर रिफंड आप लोगों ने मतलब गलत रिफंड क्लेम किया एंड आपको मिल भी गया, तो आपको वापस से जमा करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, आपको रिफंड मिला तब से लेकर के जब भी आपने जमा किया तब तक का इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 18%। समझा पॉइंट? क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, तो लगेगा, यस, हाँ। प्रॉपर ऑफिसर शैल रिक्रेडिट द अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बाय पासिंग ऑर्डर इन PMT 03A प्रेफरेबली विद इन 30 days। यहाँ पर लिखते हैं प्रेफरेबली, मतलब उसको चाहिए तो, नहीं तो लेट भी कर सकता है बिंदास, तो लेट लिखना ही नहीं चाहिए, ओके। तो प्रेफरेबली बोला, प्रेफरेबली विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर रिक्रेडिट। हम लोग रिक्वेस्ट कब करेंगे बताओ रिक्रेडिट के लिए? चलो एक आंसर तो सही आना चाहिए। हम लोग रिक्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट कब करेंगे? नहीं, हम लोग रिक्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट कब करेंगे? वेरी गुड। हम लोग अगर अपील फाइल नहीं करने वाले तो हम लोग बोलेंगे ना भाई रिक्रेडिट कर दो। समझ में आया? और द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फुल अमाउंट ऑफ एरोनस रिफंड अलॉन्ग विथ एप्लीकेबल इंटरेस्ट विच एवर इज लेटर, नॉट इम्पॉर्टेंट। समझ में आ गए ये सारे पॉइंट्स? सैंक्शन ऑफ रिफंड क्लियर है। आगे डिसबर्समेंट। अभी डिसबर्समेंट ऑफ रिफंड जो होता है वो जीएसटी पोर्टल से नहीं होता। रिफंड का एप्लीकेशन जो होता है वो जीएसटी पोर्टल पे होता है, लेकिन रिफंड का जो डिसबर्समेंट है वो PFMS पोर्टल से होता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। रिफंड इज पेड टू द बैंक अकाउंट details of which were furnished at the time of registration. Aadhaar authentication shall be done and all the returns shall be filed before applying for refund. ठीक है,
आपका आधार ऑथेंटिकेशन अगर नहीं हुआ है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। हमने ये आधार ऑथेंटिकेशन के टाइम पे ही पढ़ा था। ओके, रिवोकेशन के लिए एंड रिफंड के लिए, ये दो काम के लिए आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी। अगर आपने आधार के लिए अप्लाई किया है तो एनरोलमेंट स्लिप बोला था, एनरोलमेंट स्लिप के साथ साथ वोटर आईडी या तो पासपोर्ट या तो ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, या तो वीज़ा, तो इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगेंगे। इन केसेस वेयर द रिफंड इज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, तो यहाँ पर सही से लिखा है ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, द शिपिंग बिल शैल बी डीम्ड टू बी द एप्लीकेशन, शिपिंग बिल ही एप्लीकेशन होगा। एंड द डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्ट्स आर ट्रांसमिटेड टू आइस गेट पोर्टल, ठीक है, इंडियन कस्टम ईडीआई, ठीक। मतलब बेसिकली जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, तो आप लोग को कोई एप्लीकेशन नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिक रिफंड आएगा, ठीक है। आपने जो एक्सपोर्ट किया है वो शिपिंग बिल का नंबर डालेंगे आप लोग, ठीक है। जब भी आप एक्सपोर्ट का डिटेल GSTR 1 में डालते हो तो शिपिंग बिल का नंबर पूछता है, तो वो शिपिंग बिल का नंबर एंड जो आप लोग का कस्टम्स में शिपिंग बिल फाइल हुआ है, ठीक है, वो मैच करके आपको रिफंड आ जाएगा। आपको अलग से रिफंड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, समझा पॉइंट। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विथ पेमेंट ऑफ टैक्स शैल फॉलो प्रोसीजर एज पर रूल 89, मतलब डिटेल्ड एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स टू भूटान द रिफंड इज गिवन टू भूटान गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स इनटू भूटान। देखो, अगर आपने भूटान में एक्सपोर्ट किया तो यहाँ पर जो रिफंड बनता है वो आपको नहीं मिलेगा, वो भूटान गवर्नमेंट को मिलेगा, समझ में आ रहा? नेपाल नहीं, यहाँ पर खाली भूटान कवर्ड, ताकि भूटान वाले लोग ज़्यादा इंपोर्ट कर पाए इंडिया से। मतलब इन शॉर्ट इंडिया का एक्सपोर्ट टू भूटान बढ़ाने के लिए भूटान गवर्नमेंट को रिफंड दिया जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर आप भूटान में एक्सपोर्ट करो तो आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है, आपका रिफंड किसको जाएगा? भूटान गवर्नमेंट को, भूटान गवर्नमेंट को। ओके, ये 60 डेज वाला हमने देख लिया था, 6% पे इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम 61st डे टिल द ग्रांट ऑफ रिफंड, एंड अगर हायर अथॉरिटी का ऑर्डर रहेगा तो 9% पे मिलेगा। ओके, समझ में आ गया पूरा प्रोसेस? दैट्स इट। अभी कुछ क्लैरिफिकेशंस है। एकदम सिंपल है, इसको कट कर लो, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं। लास्ट पेजेस पे होगा, सबसे लास्ट टॉपिक। ठीक है, अभी हम लोग ना एडवांसेस एंड रिफंड वाउचर, इसका जो रिफंड है उसके बारे में समझते हैं। अभी अज्यूम करो आपको एडवांस मिला है, ठीक है। अभी एडवांस मिला तो आपको क्या डॉक्यूमेंट देना है? रिसीव वाउचर। तो अगर आपने रिसीव वाउचर नहीं दिया, टैक्स इनवॉइस दिया, दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, एडवांस मिला, टैक्स इनवॉइस दे दिया। जैसे मेंसा, आप लोग फीस पे करते हो तो वो लोग आप लोग को रिसीव वाउचर नहीं देते, वो टैक्स इनवॉइस एक साथ ही दे डालते हैं, समझ में? तो अज्यूम करो कि आपने बाद में बोला कि लेक्चर मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, मज़ा नहीं आया, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि ठीक है पैसा वापस देंगे। तो अभी जब आपको पैसा वापस देंगे वो लोग, एडवांस आपका वापस देंगे, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन सा इशू करेंगे? रिफंड वाउचर नहीं, क्रेडिट नोट, क्योंकि टैक्स इनवॉइस इशू हो चुका है। समझ में आया पॉइंट?
लेकिन अगर आप लोगों को मतलब आप लोगों ने उनको एडवांस दिया तब वो लोगों ने आपको रिसीव वाउचर दिया था, ठीक है, एंड अभी पैसा वापस दे रहे हैं तो अभी रिफंड वाउचर आया समझ में पॉइंट? क्लियर है? अभी अज्यूम करो टैक्स इनवॉइस इशू किया था अप्रैल मंथ में, ठीक है, अप्रैल मंथ में टैक्स इनवॉइस इशू किया, आपने जून मंथ में बोला कि हम लोग को लेक्चर पसंद नहीं आया, हम लोग को पैसा वापस चाहिए, और जून मंथ में सेल्स है ही नहीं, जून मंथ में सेल्स ही नहीं है कुछ भी, खाली क्रेडिट नोट है, खाली क्रेडिट नोट है। तो यहाँ पर अपने को जो क्रेडिट नोट के ऊपर जीएसटी है उसका हम लोग रिफंड क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो जून मंथ का या तो सेल्स कम होता, ठीक है, या तो फिर अगर सेल्स नहीं है तो फिर क्रेडिट नोट से क्या हो जाएगा, आपको रिफंड मिलेगा, ठीक है। अज्यूम करते हैं हम लोग 1 लाख का ये टैक्स इनवॉइस था, 18,000 का जीएसटी था, ठीक है, जून का सेल्स लिख रहा हूँ यहाँ पर 00, ठीक है। अभी आप लोग को यहाँ पर 18,000 का रिफंड मिलेगा, मतलब आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, आप लोग को रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सेल्स 0 था तो। लेकिन अगर जून का सेल्स होता, ठीक है, जून का सेल्स होता एंड जून का लायबिलिटी 30,000 रुपया होता तो अभी आप लोग को कितना पे करना पड़ता, 12, ठीक है। 18,000 आपका पिछला वाला एडजस्टमेंट हो जाता एंड सिर्फ 12,000 भरना पड़ता, मतलब जब भी सेल्स है तभी उससे एडजस्टमेंट करेंगे एंड जब सेल्स नहीं है तब रिफंड लेंगे। क्लियर सबको? आया समझ में? पूछो नहीं समझा तो प्लीज आस्क। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर कोई सेल्स का लायबिलिटी था पहले से तो उस लायबिलिटी को कम कर देंगे एंड अगर लायबिलिटी नहीं था तो आप लोग को रिफंड मिल जाएगा। क्लियर? आगे अगर आप लोग को एडवांस मतलब आप लोगों ने एडवांस दिया था, रिसीव वाउचर मिला था, अभी पैसा वापस कर रहा है मेंसा आपको तो रिफंड वाउचर दे रहा है, तो ये रिफंड वाउचर का तो अलग से ही रिफंड ले सकता है। हाँ, एप्लीकेशन अलग से करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, इसमें 18,000 का आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन। हाँ नहीं, क्रेडिट नोट कौन सा, आप इस केस की बात कर रहे हो? हाँ बोलो। हाँ नहीं, ये तो देखो 18,000 का आपने पेमेंट कर दिया है। हाँ हाँ सेल नहीं है तो आप लोग को वहाँ पर नेगेटिव लायबिलिटी दिखेगा, ठीक है, नेगेटिव लायबिलिटी दिखेगा, आप लोग रिटर्न फाइल करोगे एंड साथ में फिर रिफंड एप्लीकेशन भी करना। हाँ ठीक है, खाली गवर्नमेंट को बताना है कि यहाँ पर हम लोग का सेल्स कुछ भी नहीं था, एक क्रेडिट नोट था, ठीक है, इसकी वजह से ये नेगेटिव दिख रहा है, हमको रिफंड चाहिए बस। नहीं, वो रिसीवेंट का नंबर नाम रहता है ना, या तो ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस दे दो, अगर वो ज़्यादा ही कुछ डाउट पूछ रहा है तो आप लोग को ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस दे देना है। समझा? क्लियर है? अगर रिफंड वाउचर का रिफंड रहेगा तो डायरेक्टली मिलेगा आप लोग को, 18,000 का रिफंड वैसे ही मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वही 2 केसेस है। इफ एडवांस इज रिसीव्ड बाय सप्लायर फॉर अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट which subsequently got cancelled, tax invoice has been issued prior to supply, however supply did not took place। समझ में? टैक्स इनवॉइस दिया था, देखो एडवांस मिला एंड टैक्स इनवॉइस दिया था, वो ये वाला केस है, ठीक है। तो इसमें क्या इशू करेंगे हम लोग, क्रेडिट नोट। हम लोग इशू करेंगे क्रेडिट नोट। The tax liability shall be adjusted in the return subject to conditions of section 34। बोलो क्या कंडीशंस है? चलो एक जन तो सही जवाब देना, क्या कंडीशंस की बात कर रहा है ये? वेरी गुड। टाइम लिमिट के अंदर, नवंबर है टाइम लिमिट, नवंबर और एक्चुअल एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो यहां तक अगर क्रेडिट नोट है तो ये एडजस्टमेंट करना आप,
नहीं तो एडजस्टमेंट नहीं करना। समझ में? एडजस्टमेंट कब करोगे? जब भी टाइम लिमिट के अंदर क्रेडिट नोट इश्यू हुआ। ये हो गया। देर इज नो नीड टू फाइल अ सेपरेट रिफंड क्लेम इन सच अ केस, मतलब उस केस में रिफंड क्लेम फाइल मत करो, आप आपका लायबिलिटी कम कर दो, एडजस्ट कर दो। हाउएवर इन केसेस वेयर देर इज नो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जैसे जून में हमने देखा एक एग्जांपल जिसमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं रखा था, रजिस्टर्ड पर्सन में प्रोसीड टू फाइल अ रिफंड क्लेम अंडर एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, इस टैब के अंदर आपको रिफंड क्लेम के लिए अप्लाई करना। हाँ, बैंक में आएगा। हाँ, क्योंकि आपने पैसा बैंक से ही पे किया होगा तो ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल जो आपने पे किया वो देखेंगे। ओके, ओरिजिनल अगर आपने पे क्रेडिट लेजर से किया था तो यहाँ पर अभी क्रेडिट लेजर में पैसा आएगा। क्रेडिट आउट है। एडवांस इज रिसीव्ड बाय अ सप्लायर फॉर विच सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाज कैंसल्ड, रिसीव वाउचर हैज बीन इशूड। ठीक है, सेकंड वाला केस लिया था अपन ने। टैक्स पेयर कैन अप्लाई फॉर रिफंड, इसमें डायरेक्टली रिफंड के लिए जाना है। ओके, इसमें कोई एडजस्टमेंट का पॉइंट ही नहीं है क्योंकि टैक्स इनवॉइस इशू किया ही नहीं था। समझ में आ गया? ये वाला मैं बोर्ड पे समझाता हूँ। अगर गुड्स आपने एग्जीबिशन के लिए भेजा बाहर, ओके, एग्जीबिशन के लिए भेजा, एग्जीबिशन फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, यूएसए में एग्जीबिशन है। ठीक है, आपने आपके गुड्स को बाहर भेजा, अभी ये एग्जीबिशन के लिए अगर आप भेज रहे हो तो क्या ये सप्लाई है या नहीं है? चलो सोच के बोलो। हाँ हाँ, जब तक बिकेगा नहीं तब तक सप्लाई नहीं है। सिंपल लॉजिक है ना। कोई रिसिपिएंट भी तो होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग जाके ग्राउंड पे बेच रहे हैं गुड्स, ठीक है, हम लोग किसी को मतलब बेचेंगे तब सप्लाई माना जाएगा। तो हम जब यहाँ से भेज रहे हैं तो ये खाली सेंडिंग है, सेल नहीं है, सप्लाई नहीं है, खाली सेंडिंग है। ओके, सिंस दिस इज नॉट अ सप्लाई, इट इज नॉट अ जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई होने के लिए भी क्या चाहिए? सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई नहीं तो जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं है। जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है तो एलयूटी का जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? तो आप लोग ऐसे ही भेज सकते हो। समझा पॉइंट? तो अगर आप लोग को एग्जीबिशन के लिए भेजना है इंडिया के बाहर तो बिना एलयूटी के भेज सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीरो रेट सप्लाई नहीं है। क्यों जीरो रेट सप्लाई नहीं है? क्योंकि सप्लाई नहीं है। समझ में आ पॉइंट? ओके, अभी अगर यूएस में ये बिका, अज्यूम करो ये बिका विद इन 6 मंथ्स, अभी 6 मंथ्स का टाइम लिमिट कहाँ से आया? गुड सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। समझ में आया? गुड सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस के लिए 6 महीने का टाइम लिमिट था, याद रहेगा तो। ठीक है, तो अगर आपने एग्जीबिशन के लिए भेजा एंड 6 महीने के अंदर सेल हो गया, ओके, 6 महीने के अंदर सेल हो गया, तो जितना भी सेल्स हुआ उसको हम लोग जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे। 6 महीने में सेल हुआ तो हम लोग उसको क्या मानेंगे? जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे। क्लियर है? सेल नहीं हुआ 6 महीने में नॉट सोल्ड, नॉट सोल्ड विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? 2 केसेस पॉसिबल है। एक तो आप गुड्स को रिटर्न लेके आ जाओ, वापस लेके आ जाओ एंड बेचना है यहाँ पर, ओके, या तो फिर वहीं पर रखो, वहाँ पर ही रखो। अब तक आप लोगों ने सेल किया नहीं, वहाँ पर रखो, इन यूएस ओनली, यहाँ पर लिख रहा हूँ इन यूएस ओनली। अगर गुड्स रिटर्न आया है अगर गुड्स रिटर्न आया है 6 महीने के बाद, तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल 6 महीने के अंदर क्या बनाना पड़ेगा?
टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग को दोनों ही केसेस में टैक्स इनवॉइस तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को दोनों केसेस में टैक्स इनवॉइस तो बनाना ही पड़ेगा। पॉइंट समझ रहे? टैक्स इनवॉइस बना के जीएसटी भरना पड़ेगा दोनों केसेस में। आप चाहे रिटर्न लेके आओ चाहे यूएस में पड़े हो, दोनों ही केसेस में आप लोग को टैक्स इनवॉइस बना के जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने के बाद बिक रहा है। और जब आप बेच दोगे उसको, ठीक है, अभी देखो रिटर्न आया है तो इंडिया में बिकेगा, एंड अगर यूएस में तो यूएस में बिकेगा। तो जो इंडिया में आया है, इंडिया में वापस से जब बिक रहा है तो उसके ऊपर डबल टैक्स पे करने का ज़रूरत नहीं। ठीक है, अज्यूम करो कि आपने इंडिया में वो गुड्स को लाया, आपने जीएसटी भर दिया, ठीक है, अभी वो आपके पास स्टॉक में पड़ा है, अभी आप वापस से किसी रिसिपेंट को बेचोगे तो यहाँ पर जीएसटी पे करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब भी 6 महीना एक्सपायर हुआ था तभी इस मशीन के ऊपर जीएसटी भर दिया गया था। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रहा है? बोलो, कुछ डाउट है कुछ? हाँ, देखो 6 महीने के बाद इंडिया में गुड्स वापस आया, ठीक है, तो आप लोग को जीएसटी भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? 6 महीने का टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया। हाँ, बिका नहीं, यस, बिका नहीं तो वापस आएगा ना गुड्स। तो वापस आया गुड्स, अगर गुड्स वापस से आया है तो आपको जीएसटी तो भरना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने का टाइम लिमिट खत्म हो गया, तो इनवॉइस तो बनाना पड़ेगा। इनवॉइस का टाइम लिमिट क्या था? 6 मंथ फ्रॉम रिमूवल, तो इनवॉइस तो बना दिया, तो जीएसटी भरना पड़ेगा। तो जीएसटी भर दिया हमने, चलो, लेकिन अब तक सेल हुआ ही नहीं है, खाली हमारे गोडाउन में पड़ा है, पर जीएसटी भर दिया गया। तो अब जब हम उस गोडाउन से उसको बेचेंगे किसी भी रिसिपेंट को, ठीक है, तो उस रिसिपेंट को जब हम बेच रहे हैं तब क्या जीएसटी वापस से भरेंगे? नहीं, जो पहले भरा हुआ है उससे हम एडजस्टमेंट करेंगे। समझ में? पहले जीएसटी भरा है ना आपने, फॉर एग्जांपल ये हुआ अप्रैल मंथ में, ठीक है, बाद में एक्चुअल में आप सेल कर रहे हो जून मंथ में, तो जून मंथ में आपको जीएसटी वापस से भरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अप्रैल मंथ में आपने ऑलरेडी भर दिया। नहीं, टैक्स इनवॉइस जो आपने पहले इशू किया है ना, उसको ही अमेंड कर देंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर B2C में डाला होगा, तो ये B2C से आपको कम करके B2B में ऐड करना है, एंड रिसिपेंट को क्रेडिट जून में मिलेगा। आया समझ? ये अपन ने टाइम ऑफ सप्लाई में सीखा था, शायद बताया था ना। मैं हाथ नीचे कर रहा हूँ, उसके पहले हो जाता है, ठीक। हाँ, समझ में आ पाए? नहीं, 30 नवंबर का टाइम लिमिट नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि वो टैक्स इनवॉइस के बाद के लिए है। टैक्स इनवॉइस होगा तो क्रेडिट नोट होगा ना, उसके लिए 30 नवंबर है। क्या क्या? हाँ, नहीं देगा। हाँ, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, पहले जो जीएसटी भरा हुआ है नवंबर के पहले, उतने सबको हम लोग रिवर्स कर देंगे, मतलब क्रेडिट नोट मार के रिवर्स कर देंगे, एंड वापस से फिर इनवॉइस बना देंगे। हाँ, जब भी एक्चुअल सेल होगा तो भी बना देंगे इनवॉइस। ठीक है, ये लूप होल को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिकली बनाना नहीं चाहिए ऐसा। पेमेंट अगर सपोज मैंने 2 साल के पहले वाला आईटीसी क्लेम किया, मतलब सपोज मेरा टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया था, मेरे पास बहुत सारा मेरा फंड नहीं क्लेम किया, फर्स्ट फंड मेरे पास एक्चुअली बहुत सारा फंड है, ऐसे ही करते लोग। तो मैं मतलब पेमेंट का टैक्स करूँ और बाद में उसका फंड क्लेम। हाँ, करते हैं ऐसा, पर ये गुड्स के केस में ही करना है, सर्विस में नहीं। पर सर्विस में कैसा पता चलता है? सर्विस में आपको पूरा एप्लीकेशन करना पड़ता है कि आपने कौन सा आईटीसी यूज़ किया, ओके, क्या रिलेवेंट पीरियड है आपका। तो ये गुड्स के केस में मालूम ही नहीं पड़ेगा, पर सर्विस के केस में डिटेल वेरिफिकेशन होता है। गुड्स में क्या एक्चुअल गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है,
ठीक है, मालूम है सबको। ठीक है, सर्विस के केस में तो आप आपके भाई को बेच सकते हो, उससे आप यूएसडी में पैसा ले लिए। ठीक है, कौन सा ITC है वो भी ट्रस्ट। हाँ, पूरा डिटेल में वेरिफिकेशन होगा सर्विस के लिए। ठीक है, हाँ। आगे अगर यूएस के अंदर ही गुड्स पड़ा है, यूएस के अंदर ही बिक गया, ठीक है, तो आपने टैक्स इनवॉइस तो बना दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी आपने ऑलरेडी भर दिया था, पे कर दिया था। ओके, अभी यहाँ पर आप लोग को ये जो जीएसटी पे किया है, ठीक है, इसका रिफंड दिया जाए। ठीक है, आपने जीएसटी पे कर दिया था, तो जितना भी आपने जीएसटी पे किया उसका आपको रिफंड दिया जाएगा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये गुड्स आपका एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट कब ट्रीट होगा, जब भी सेल होगा, यूएस के अंदर सेल होगा, नहीं तो तब तक तो आपने खाली भेजा ही है ना। तो यहाँ पर जैसे ही सेल हुआ, जो भी जीएसटी आपने भरा है उसका आप लोग रिफंड क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इसमें आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। आईटीसी का रिफंड कब मिलेगा, जो भी 6 महीने के अंदर अंदर बिका है, 6 महीने के अंदर बिका है तो ही आईटीसी का रिफंड मिलेगा। 6 महीने के बाद बिक रहा है तो इस केस में प्रैक्टिकली क्या होता है, इस केस में प्रैक्टिकली जितना भी आपने टैक्स इनवॉइस पे जीएसटी भरा है उसका आप लोग रिफंड ले लोगे। क्लियर है, इतना ही। यहाँ पर वही पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। डिलीवरी चलान के अंडर भेजना, टैक्स इनवॉइस नहीं बना रहे हो ना यहाँ पर आप लोग, एग्जीबिशन में भेजने के टाइम पर टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएंगे हम लोग, तो क्या बनाएंगे, डिलीवरी चलान बना के भेजेंगे। क्लियर है, 6 महीने का टाइम लिमिट। और आप लोग को ये डिटेल्स मेंटेन करना है। क्या क्या डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन, रिमूवल डेट, क्वांटिटी, वैल्यू, शिपिंग बिल नंबर, ये सब। ओके, अभी ये सप्लाई कब माना जाएगा वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीना जैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। ऑन द डेट ऑफ सेल, ठीक है, मतलब 6 महीने के अंदर अगर बिकता है तो भी हम लोग उसको सप्लाई मानेंगे। इवन इफ गुड्स आर ट्रीटेड एज सप्लाई इन केस 1 and 2, द रिफंड अंडर 18 and 4 कैन ओनली बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2। हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अज्यूम करो 100 क्वांटिटी आपने इंडिया के बाहर भेजा था, ठीक है, यूएस में भेजा था। 60 क्वांटिटी 6 महीने के अंदर अंदर सेल हो गया। ठीक है, 60 क्वांटिटी 6 महीने के अंदर सेल हो गया। 40 क्वांटिटी 6 महीने के अंदर सेल नहीं हुआ। ठीक है, नॉट सोल्ड, नॉट सोल्ड। अभी सप्लाई तो हम दोनों को मानेंगे। इसको कब मानेंगे सप्लाई, सेल हुआ तो क्या, इसको कब मानेंगे सप्लाई, 6 महीना खत्म हुआ तब। तो सप्लाई तो दोनों ही है, लेकिन रिफंड आपको किसका मिलेगा, फर्स्ट वाले का। समझ में आया पॉइंट, वही लिखा है, गेटिंग द पॉइंट। ओके, सो दैट्स इट विद रिफंड चैप्टर। ठीक है, जो आगे वाला पार्ट है वो मैं अमेंडमेंट लेक्चर के थ्रू कवर करूँगा। ठीक है, नहीं तो पूरा मतलब मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट के साथ अपन पढ़ेंगे। अभी के लिए ये पार्ट रहना है। ओके, ये रेलेवेंट नहीं है, ये नहीं पढ़ना है, नॉट रेलेवेंट। तुम लोग के बुक में अलग से दिया हुआ हो, ठीक है, तुम लोग के बुक में पढ़ लेना अगर चाहिए तो। रूल नंबर 96 नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको आप लोग छोड़ सकते हो। ये किसके लिए होता है बेसिक में बता देता हूँ। जब भी आप गुड्स का एक्सपोर्ट करते हो ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, तो शिपिंग बिल को हम लोग क्या मानते हैं, एप्लीकेशन मानते हैं। ठीक है, तो आप लोग को सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो आईटीसी है उसको डेबिट करने का ज़रूरत नहीं है। तो वो सब लिखा हुआ है रूल नंबर 96 में। ठीक है, नॉट दैट रिलेवेंट। तो अपना पूरा रिफंड हो चुका है। अभी एक ब्रेक लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं।